इनहेलेशन और एक्सलेशन के द्वारा जो हम वेंटिलेशन अपने बॉडी में मेंटेन करते हैं उस प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आज वी विल टॉक अबाउट द सिस्टम, द ऑर्गन्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैस। सबको ये पता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सिस्टम, इट इज गैसियस एक्सचेंज। आप अपनी प्रेजेंटेशन शेयर ना करें प्लीज। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम? यू गाइज आर रियली स्मार्ट, बहुत लोगों ने सही जवाब दिया है, इट इज गैसियस एक्सचेंज। कौन सी गैसेस? इट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। किस किस के बीच में? बिटवीन द ब्लड एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। So what does respiratory system do? It oversees the gaseous exchange, that is the oxygen and carbon dioxide between the blood and the external environment. The exchange of the gases takes place within the lungs. Lungs में होता है, और lungs में भी कहाँ? Alveoli के अंदर। ठीक है, ये दिख रहा है, these are alveoli, these are alveolar sacs, जो कि बहुत सारे एल्वेलाई को इकट्ठा ये इन सैक्स के अंदर है। तो यहां से गैसियस एक्सचेंज होता है। पैसेजवेज टू द लंग्स प्यूरिफाई, वार्म एंड ह्यूमिडिफाई द इनकमिंग एयर। जो बाहर से एयर अंदर आ रही है उसको अपने बॉडी के टेम्परेचर पे करना, या फिर उसको वार्म करना, उसको प्यूरिफाई करने का काम पैसेजवेज। पैसेजवेज मतलब जो एयर अंदर आ रही है, कुछ ऑर्गन्स उनको डायरेक्शन दे रहे हैं कि वो लंग्स तक जाए और एल्वेलाई में पहुंचकर गैसियस एक्सचेंज करे। एंड इट आल्सो शेयर्स रिस्पांसिबिलिटी विद द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये क्या रिस्पांसिबिलिटी है विद द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम? इट इज द प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड। ये क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसको ऑक्सीजनेटेड करता है। यहाँ तक कुछ डाउट किसी को? ये समझ में आया क्या क्या फंक्शन है, कैसे कैसे काम करता है? सबसे पहले गैसियस एक्सचेंज कराया इसने, जो एयर अंदर आई है उसको एक पैसेज दिया है लंग्स तक पहुंचने के लिए, एल्वेलाई तक पहुंचने के लिए, और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के को भी इसने हेल्प किया है। कैसे? बाय डूइंग प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम? स्टार्टिंग फ्रॉम द नोज, नोज से हम ब्रीद इन करते हैं। नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, द ट्रेकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, लंग्स में भी क्या? लंग्स अप टिल द एल्वेलाई। ठीक है, नोज से स्टार्ट होता है, फेरिंग्स तक पहुंचता है, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स। अब लंग्स में भी हमें ये पता है यहाँ पे आकर के गैसियस एक्सचेंज होता है। इससे ऊपर के जो पार्ट हैं ये क्या है? दीज आर पैसेजवेज, जो हमने अभी पहले स्लाइड में देखी थी। इसका मतलब इसको हम और क्या बोल सकते हैं? दीज आर कंडक्टिंग जोन। ठीक है, तो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को वी हैव डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज द कंडक्टिंग जोन एंड द अदर इज द रेस्पिरेटरी जोन, जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होगा। राइट, सो जहां से एयर अंदर आकर के लंग्स तक पहुंचती है, स्पेसिफिकली अप टू द एल्वेलाई। सिर्फ एल्वेलाई एंड द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कम अंडर रेस्पिरेटरी जोन, एंड इसके ऊपर यहां तक दिस इज द कंडक्टिंग जोन। It is also divided into upper respiratory tract and lower respiratory tract. Upper respiratory tract में क्या है? The nose, the nasal cavity, the pharynx, the larynx. Lower respiratory tract में we have trachea, the bronchi and the lungs. जो नीचे की तरफ है those are lower respiratory tract, जो ट्रेकिया से ऊपर है those are upper respiratory tract. इसकी एनाटॉमी जो है वो एनाटॉमी लेक्चर्स में कवर होंगी।
इतना समझ में आया? अपर क्या है, लोअर क्या है? ट्रेकिया से ऊपर इज अपर और ट्रेकिया से नीचे इट इज लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. This is the respiratory tree division. This is the trachea. Trachea से निकले the primary bronchi. इस primary bronchi से निकलते हैं secondary bronchi. Secondary bronchi से निकलते हैं tertiary bronchi. और ये छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं आगे, these are bronchioli. इस bronchioli के आगे भी division है. These are terminal bronchi. Terminal bronchioli. ठीक है? This is the trachea. Trachea, the primary bronchi, secondary bronchi, tertiary bronchi, the bronchioli and the terminal bronchioli. Right? This is the respiratory tree division. जैसा इस तरफ है वैसा ही दूसरी तरफ भी प्रेजेंट है. It is same on both the sides. And terminal bronchioli के आगे क्या है ये? These are the alveolar sac. इन alveolar sacs के अंदर क्या है? Alveolus, the alveoli. अपनी स्क्रीन शेयर ना करें. Right? This is the respiratory tree division. Okay. एक कलरफुल डायग्राम है so that you guys can better learn it. This is the larynx. Larynx क्या करता है? It is also called the voice box. Voice production में it helps. Nose, pharynx, larynx से जो air आई, वहाँ पे एक एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है ताकि जो फूड है वो फूड को डायरेक्शन दे सके, वो फूड पाइप में जाए, और जो एयर है वो उसको डायरेक्शन देता है कि वो ट्रेकिया में आए. जब खाना खाते हुए धक्का लगता है, वो क्यों लगता है? जब हमारी एयर जो है वो गलती से फूड पाइप में चली जाती है. सो उसका काम कौन करता है? एपिग्लॉटिस. सो व्हेन द एयर कम्स फ्रॉम द pharynx, फ्रॉम द larynx into the trachea, this is the trachea. ट्रेकिया के बाद this is the right lung, this is the left lung. ट्रेकिया कलर कोडिंग भी है. ये ग्रीन कलर में क्या है? This is the primary bronchi. ठीक है? जो पर्पल कलर में है दिस इज दी राइट साइड में है तो राइट सेकेंडरी ब्रोंकाई, लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट पल्मोनरी ब्रोंकाई. जो येलो कलर में है दिस इज दी टर्शियरी ब्रोंकाई, एंड जो ऑरेंज कलर में है दैट इज दी स्मॉलर ब्रोंकाई. दिस इज अ बेटर डायग्राम. इसमें ज्यादा समझ में आना चाहिए. लैरिंक्स ग्रीन कलर में प्राइमरी, पर्पल कलर में सेकेंडरी, येलो कलर में टर्शियरी एंड ऑरेंज कलर में स्मॉलर ब्रोंकाई. कंडक्टिंग जोन. अब हमें पता है कंडक्टिंग जोन क्या है. इट इज द पैसेज, द रेस्पिरेटरी पैसेज दैट कैरी एयर टू द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज. It filters, humidifies and warms the air. जो एयर बाहर से आ रही है वो हमारी बॉडी के कंपैरिजन में ठंडी है, उस एयर को वार्म करता है these conducting zones. कौन कौन सी चीजें इसमें इंक्लूडेड है? इट इज the nose, the nasal cavity, the pharynx, larynx, trachea and progressively the smaller airways. कहाँ तक? अप टू दी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स. टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक. इसका मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तो है ही, साथ में लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का भी कुछ पार्ट है. कहाँ तक? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक. रेस्पिरेटरी जोन वो जोन जहाँ पे रेस्पिरेशन एक्चुअली हो रहा है, मतलब जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज इज टेकिंग प्लेस. So this is the region of gas exchange between the air and the blood. It includes the respiratory bronchioles and the alveolar sacs. These are the respiratory bronchioles and these are the alveolus. This is
इज द नंबर शोइंग कि कितने प्रेजेंट होते हैं, राइट? 8 मिलियन एल्वुलर सैक्स। सो कंडक्टिंग जोन सारे के सारे हमें क्या याद रखना है, रेस्पिरेटरी जोन 2 ही होते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल एंड एल्वुलस। इसके अलावा जितने हैं दे कम अंडर द कंडक्टिंग जोन। इवेंट्स ऑफ रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन होता है व्हाट एक्चुअली अकर्स। फर्स्ट इज द पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी मींस lungs, okay? So pulmonary ventilation means the moving the air in and out of the lungs. कोई मुश्किल इसमें? Pulmonary ventilation में air is coming inside and it is going out of the lungs. The external respiration, that means external respiration मतलब बाहर, the gas exchange between the pulmonary blood and the alveoli. जो pulmonary blood और alveoli के बीच में gaseous exchange है, that is external respiration. तो internal respiration क्या है? It is the gaseous exchange that takes place between the blood and tissue cells in the systemic capillaries. External ध्यान देना है, it is between the pulmonary blood and alveoli. और अगर systemic tissue cells और blood के बीच में है, that is internal respiration. What is respiratory gas transport? It is the transport of oxygen and carbon dioxide through the bloodstream. So now we know that the pulmonary ventilation is moving the air inside and outside the lung. External respiration is gas exchange that is occurring between the pulmonary blood and alveoli. That is, it is occurring inside the lungs. Pulmonary blood और alveoli के बीच में there is gaseous exchange. Internal respiration में there is also gaseous exchange, but it is happening between the blood and the tissue cells in systemic capillaries. Respiratory gas transport मतलब गैस ट्रांसपोर्ट, नाम ही बता रहा है, इट इज ट्रांसपोर्टिंग द गैस, व्हिच गैसेस, द ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द ब्लड स्ट्रीम. मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग, इट इज कंप्लीटली मैकेनिकल प्रोसेस. इस पे डिपेंड करता है जो वॉल्यूम चेंजेस है इन द थोरैसिक कैविटी. क्या क्या वॉल्यूम चेंजेस हैं, क्या क्या प्रेशर चेंजेस होते हैं, वो जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तब पता चलेगा. सो जो वॉल्यूम चेंजेस हो रहे हैं थोरैसिक कैविटी में ही लंग्स प्रेजेंट है, तो जाहिर सी बात है जो भी वॉल्यूम चेंज होगा उस वजह से ब्रीदिंग होगी. वॉल्यूम चेंज क्या करता है? इट विल लीड टू प्रेशर चेंजेस. वॉल्यूम चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा, एंड दिस विल कॉज द फ्लो ऑफ द गैसेस. अगर प्रेशर कम है तो अगर नेगेटिव प्रेशर है तो बाहर से एयर अंदर आती है, और अगर पॉजिटिव प्रेशर है तो अंदर से एयर बाहर जाती है. सो इट डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम चेंजेस एंड द प्रेशर चेंजेस. 2 फेजेस में होता है, इट इज इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन. इंस्पायरेशन मींस द फ्लो ऑफ द एयर इनटू द लंग्स एंड एक्सपायरेशन इज एयर लीविंग द लंग्स. ये डायग्राम आगे समझाती हूँ मैं. पहले इवेंट्स देखते हैं. इंस्पिरेशन में क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन हो रही है मसल्स की. विच मसल्स? द इंटरकोस्टल मसल्स एंड द डायफ्राम. इंटरकोस्टल मसल्स क्या है, डायफ्राम क्या है? आई होप आप लोगों को पता होगा, एनाटॉमी में बताया गया होगा इंटरकोस्टल मसल्स कौन सी है और डायफ्राम क्या है. द मेन मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन इज द डायफ्राम. सो डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है. उस कॉन्ट्रैक्शन से जो थोरैसिक कैविटी का साइज है वो बढ़ जाता है, एंड इसके बढ़ने से व्हाट हैपेंस, द एक्सटर्नल एयर, जो बाहर की एयर है, वो लंग्स के अंदर आती है बिकॉज द वॉल्यूम हैज इंक्रीज्ड. साइज बढ़ा है थोरैसिक कैविटी का, साइज बढ़ने से क्या हुआ? वॉल्यूम बढ़ गया, राइट? सो द एयर, जो बाहर एयर है, दैट इज पुल्ड इनसाइड द लंग्स. Because of which contraction? The contraction of the diaphragm and the intercostal muscles. This is the diagram to show, yes, what happens, the sequence of events.
एंटेरोपोस्टीरियर डायमीटर में क्या होगा? एंटेरोपोस्टीरियर, आगे से पीछे वाला डायमीटर, एंड ट्रांसवर्स डायमीटर मतलब लेटरल डायमेंशंस में क्या होगा? ठीक है, दिस इज द लेटरल एंड दिस इज एंटेरोपोस्टीरियर. सी इंस्पिरेशन में देयर इज contraction of the inspiratory muscle कौन सी? diaphragm and the intercostal muscle. When inspiration occurs, diaphragm moves to the intercostal that is because of the contraction of the inspiratory muscles. अब इसके वजह से जो ये contraction यहाँ हुआ है, the ribs are elevated, the sternum flares up, and the external intercostalis contract. नीचे बंद हो गया था क्या? Please don't share your screen. So, इंस्पिरेटरी मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया, थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा. कैसे? मैं तुम्हें ये बता रही थी कि जब कॉन्ट्रैक्शन होता है व्हाट हैपेंस, द रिब्स जो है वो एलिवेट हो जाती हैं, स्टर्नम फ्लेयर करती है. व्हाई स्टर्नम फ्लेयर्स? बिकॉज द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं. दो इंटरकॉस्टल्स हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टैलिस. एक्सटर्नल इंटरकॉस्टैलिस मसल की कॉन्ट्रैक्शन से जो स्टर्नम है इट फ्लेयर्स अप. सो द थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ. thoracic cavity का जब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, the lungs are stretched, the intrapulmonary volume also increases. जब intrapulmonary volume increase होता है, the intrapulmonary pressure drops, it becomes negative. कितना? approximately -1 millimeters of mercury. जब जैसे ही ये intrapulmonary pressure becomes negative, the air flows inside the lungs due to pressure gradient. क्या रीजन है? It is the pressure gradient, जिस वजह से जो बाहर की एयर है it comes inside the pulmonary area. कब तक? जब तक कि intrapulmonary pressure 0 ना हो जाए. Right? 0 क्यों? Because it is now equal to the atmospheric pressure. Right? So एक बार फिर देखते हैं, इंस्पिरेटरी मसल ने कॉन्ट्रैक्शन किया, थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ. थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो लंग्स स्ट्रेच हुए तो इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ. इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर नेगेटिव हो गया. कितना? अप्रोक्सीमेटली -1 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी. जैसे इंट्रापल्मोनरी प्रेशर नेगेटिव हुआ, इस नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट के कारण बाहर से एयर अंदर आ गई. अंदर कब तक आई? जब तक कि अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के इक्वल ना हो गया, मतलब दैट इज अराउंड 0. जब तक अंदर का इंट्रापल्मोनरी प्रेशर 0 नहीं हो गया तब तक एयर बाहर से अंदर आती रहेगी. So this is the sequence of events in inspiration. Exhalation में क्या हो रहा है? It is largely a passive process which depends on natural lung elasticity. इस पे डिपेंड करता है ये, it depends on lung elasticity. Passive process मतलब इसमें हमें एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता. We do not require energy for exhalation. As the muscles relax, air is pushed out of the lungs. Inspiration के टाइम्स में जो मसल्स काम कर रही थी, कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, एक्सहेलेशन के टाइम पे वो रिलैक्स करती हैं. जब रिलैक्स करती हैं तो अंदर से जो एयर है दैट इज पुश्ड आउट. Forced expiration can occur mostly by contracting the internal intercostal muscles to depress the rib cage. Forced expiration जब हम करते हैं तो हमारी internal intercostal muscles काम करती हैं. Forced expiration करके आप ट्राई करो.
जब हम ट्राई करते हैं फोर्स एक्सपायरेशन की, हमारे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करके क्या किया, इस टाइम पे रिब केज को छोटा कर दिया, राइट, इट डिप्रेसेस द रिब केज। एक्सलेशन के इवेंट्स सेम, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर मतलब इस डायमीटर में क्या चेंज आया, और लेटरल में इस डायरेक्शन में क्या चेंज आया। इधर देखो, दोनों एरोज लेटरल में इस तरफ है, मतलब सारे फोर्सेस जो एक्ट कर रही हैं वो रिब केज में इधर और इधर एक्ट कर रही हैं। इस एक्ट करने से क्या हुआ, दी ये एक्शन करने से, इस तरफ के एक्शन है, इस करने से दी वॉल्यूम हैज डिक्रीज्ड, दी साइज इज डिक्रीज्ड। साइज डिक्रीज हुआ तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। इससे पहले वाले इंस्पिरेशन में देखो, इसके एरोस बाहर की तरफ है, इससे क्या हुआ, साइज इंक्रीज, दी वॉल्यूम इंक्रीजेस। ठीक है, इंस्पायरेशन में एरोस बाहर की तरफ है क्योंकि हमें वॉल्यूम इंक्रीज करना है। एक्सेलेरेशन में एरोस अंदर की तरफ है, मतलब जो इस टाइम पे वर्क हो रहा है दैट इज टू डिक्रीज द साइज सो दैट द वॉल्यूम डिक्रीजेस। अब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो इंस्पिरेशन के टाइम से हमें पता होना चाहिए कि क्या होगा, द thoracic cavity volume decreases, the elastic lungs recoil passively। एक हमारे लंग्स में तो प्रॉपर्टी है कि ये रिकॉइल करता है, रिकॉइल मतलब एक झटके से वापस जाता है। सो इलास्टिक रिकॉइल पैसिवली, ये पूछा जाता है कि व्हाट इज इलास्टिक रिकॉइलिंग ऑफ द लंग्स। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि लंग्स रिकॉइल का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब हम ये पता करके रखेंगे, नेक्स्ट जब मेरी क्लास होगी तब मैं आपसे पूछूंगी कि लंग्स रिकॉइल से आप क्या समझते हैं। ठीक है, सो इलास्टिक लंग्स रिकॉइल, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज करने से इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, ये वॉल्यूम थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, इस कारण से इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज होने से प्रेशर बिकम्स पॉजिटिव, कितना, एज मच एज +1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। जब पॉजिटिव प्रेशर हो गया तो हमें पता है पॉजिटिव प्रेशर का मतलब एयर अंदर से बाहर निकलेगी। इंस्पिरेशन के लिए याद रखना है कि वॉल्यूम थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था, उसके कारण इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था। इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होने के कारण प्रेशर वाज बिकमिंग नेगेटिव, प्रेशर नेगेटिव हो रहा था। उस नेगेटिव प्रेशर के कारण एयर बाहर से अंदर आ रही थी। एक्सेलेशन में थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो गया है, उसके कारण इंट्रापल्मोनरी का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो गया है। उस डिक्रीज होने के कारण हमारा जो प्रेशर है इंट्रापल्मोनरी, इट हैज बिकम पॉजिटिव। ठीक है, इस पॉजिटिव प्रेशर के कारण जो हमारी एयर है इट इज मूविंग आउट ऑफ द लंग्स। Respiratory volumes and capacities. The normal breathing moves about 500 ml of air with each breath. तो हम नॉर्मली जब हम ब्रीथ कर रहे हैं, इस ब्रीदिंग में अराउंड 500 ml of air is moving. This is the tidal volume. इस वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, दिस इज द टाइडल वॉल्यूम। तो नॉर्मल ब्रीदिंग में 500 ml of blood जो आया, this is the tidal volume. कोई पूछे tidal volume कितना है, so we now know it is 500 ml. Listen to them. So tidal volume we know. आप अपनी स्क्रीन शेयर ना करें वरना फ्लो ब्रेक होता है पढ़ाने का। सो टाइडल वॉल्यूम वी नो कि अगर हम नॉर्मल रेस्पायर कर रहे हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं, ये जो 500 ml ऑफ एयर आ रही है दैट इज द टाइडल वॉल्यूम, राइट। अभी किस किस चीजों पे डिपेंड करता है, बड़ा
आदमी है या एथलीट है, तो वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, उस केस में क्या होगा, टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। सेक्स, मेल, फीमेल, एज, बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में, कितनी किसकी एफिशिएंसी है उस पर डिपेंड करता है, कैसा फिजिकल कंडीशन है, इन फैक्टर्स पे ये वॉल्यूम डिपेंड करता है। व्हाट इज रेजिड्यूअल वॉल्यूम ऑफ एयर आफ्टर एक्सहेलेशन? एक्सहेलेशन मतलब जब व्हेन द एयर इज मूविंग आउट ऑफ द लंग्स, उसके बाद भी अबाउट 1200 ml ऑफ एयर remains in the lungs, right? So residual volume of air is after exhalation also about 1200 ml of air that is inside the lungs. So residual volume is the air remaining in the lungs after the expiration. Kitna hi? It is about 1200 ml. Right? So we know tidal volume kitna tha? It was around 500 ml and the residual volume is 1200 ml. Expiration के बाद भी जो air बचे in the lung, that is the residual volume, around 1200 ml. Vital capacity. This is really important. Vital capacity. क्यों बार-बार प्रेजेंटिंग कर रहे हो? Please don't share your screens. So vital capacity क्या है? Vital capacity is tidal volume plus inspiratory reserve volume plus expiratory reserve volume. Tidal volume हमें पता है क्या है। अब ये inspiratory reserve volume क्या है? Expiratory reserve volume क्या है? Inspiratory reserve volume जब हम normal breathing कर रहे हैं उससे ज्यादा, that is forced inspiration के बाद जो extra volume बचे, that is inspiratory reserve volume. Expiratory reserve volume is forced expiration के बाद जो reserve में volume बचे, that is expiratory reserve volume. So tidal volume, inspiratory reserve volume and expiratory reserve volume, इन तीनों के addition से हमें vital capacity मिलती है, right? तो वाइटल कैपेसिटी करने के लिए क्या फोर्स्ड एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन करना है? बिल्कुल करना है, क्योंकि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमें फोर्स्ड इंस्पायरेशन और फोर्स्ड एक्सपायरेशन से ही मिलेगा। और फिर टाइडल वॉल्यूम तो है ही, इट इज नॉर्मल एफर्ट ब्रीदिंग का तो है ही, उससे ज्यादा हम एफर्ट डाल रहे हैं। सो टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दिस इज द वाइटल कैपेसिटी। The dead space volume, it is the air that remains in the conducting zone. Where in the conducting zone and this never reaches the alveoli. मतलब वो air जो alveoli तक पहुंची ही नहीं, जिसका exchange नहीं हुआ, जो कि passage में रुक गई, that is the dead space volume. कितना होता है? About 150 ml. Respiratory volumes आप लोगों को पता होने चाहिए। फंक्शनल वॉल्यूम क्या है? नाम से पता लग रहा है, वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो एक्चुअली फंक्शन में आया। क्या फंक्शन? अबाउट द गैसियस एक्सचेंज। सो इट इज द एयर दैट एक्चुअली रीचेस द रेस्पिरेटरी जोन। वो अमाउंट ऑफ एयर, उतना ml एयर जो रेस्पिरेटरी जोन पे पहुंचा फॉर द गैसियस एक्सचेंज, कितना होता है? 350 ml। अब समझो 150 ml कहां से आया और 350 ml कहां से आया? टाइडल वॉल्यूम कितना था? तो टाइडल वॉल्यूम वाज 500, उस 500 ml में से 350 ml पहुंचा है फॉर गैसियस एक्सचेंज। 150 ml इज इन द डेड स्पेस, कंडक्टिंग जोन में बेचारा ट्रैप्ड है। तो रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज किससे मेजर करते हैं? विद स्पाइरोमीटर।
is measured by spirometer. अब हम हर एक स्लाइड में देख रहे थे कि ये एक कर्व आ रहा है। ये क्या कर्व है? अब ध्यान दो, ऊपर की तरफ ये जो है, ये ऊपर की तरफ जितने भी वेव जा रहे हैं, ये वाले ऊपर जाते हुए जितने भी वेव फॉर्म्स है, दैट इज इंस्पायरेशन। नीचे आते हुए जितने वेव फॉर्म्स हैं, दोज आर एक्सपायरेशन, राइट? ये देखो, ये एरिया, इट इज द टाइडल वॉल्यूम, येलो। इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन। सो एक इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन में एक नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन में एक नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे पास है, दैट इज द टाइडल वॉल्यूम, इट इज 500 ml। सो दिस येलो में दिस वेवफॉर्म, ये वेवफॉर्म इंपॉर्टेंट है, दिस इज द टाइडल वॉल्यूम। इस नॉर्मल से एक्स्ट्रा जितना हमने इंस्पायर किया है, दिस इज द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब ये नॉर्मल हमारा था, हमने फोर्सफुली इंस्पायर किया है, दिस इज द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कितना? अबाउट 3100 ml। दिस इज द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नीचे फोर्सफुली जो हमने इंस्पायर किया, उसको फोर्सफुली एक्सपायर भी तो करेंगे। So this forceful inspiration के बाद जो forceful expiration हुआ है, this is the expiratory reserve volume। कितना है? About 1200 ml। नीचे की तरफ ये क्या है? It is the residual volume, that is the 1200 ml। ये पूरा का पूरा, it is the total lung capacity। This is the total lung capacity की हमारे लंग की कितनी कैपेसिटी है कि वो कितना ml ऑफ एयर अपने अंदर ले सकते हैं, दैट इज अराउंड 6000 ml। इसका मतलब हम रेजिडुअल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, इन सबको अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आएगा? 6000 ml। वाइटल कैपेसिटी क्या है? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अगर आपको ये ग्राफ पता है, ये कर्व पता है, तो आप सारे कैलकुलेशंस कर सकते हैं। इसी ग्राफ से हमें पता चल जाएगा टाइडल वॉल्यूम कितना है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है, रेजिडुअल वॉल्यूम कितना है। इसी से हमें पता है कि वाइटल कैपेसिटी कितना है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड करेंगे तो वाइटल कैपेसिटी मिलेगा। अब इन सबको ऐड कर देंगे तो हमें टोटल लंग कैपेसिटी मिल जाएगी। मतलब vital capacity plus the residual volume is total lung capacity, around 6000 ml। External respiration, अभी तक जो हम बात कर रहे थे, that was internal, what is happening inside the lungs। हमें पता है, अभी हमने पढ़ा था पहली या दूसरी स्लाइड में कि internal respiration क्या है? The gaseous exchange between the pulmonary blood and the alveoli। External respiration हमने पढ़ा था, it is the gaseous exchange between the blood and the systemic tissue cells, मतलब lungs के बाहर। So oxygen का movement into the blood, the alveoli always has more oxygen than the blood, because जितना air हम इंस्पायर कर रहे हैं वो सीधे कहाँ पहुँचते हैं? alveoli में। So at any point of time जो alveoli है, it will have more oxygen than the blood। ये जो ऑक्सीजन है, it moves by diffusion towards the area of lower concentration। This is the pulmonary capillary, this is the respiratory membrane। ये वाली चीज, this is the respiratory membrane। ये किसका डायग्राम है? दिस इज एल्वुलस। ये एल्वुलस है, एल्वुलस के बाहर एक रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है, इसके सामने एक पल्मोनरी कैपिलरी है। पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड इट गेन्स ऑक्सीजन। हमें पता है डिफ्यूजन होगा, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा। एल्वुलाई में एयर ज्यादा है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन एल्वुलाई से कहाँ डिफ्यूज करेगी? इनटू द ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ ज्यादा है, एल्वुलाई में कम है, तो the carbon dioxide will move from the blood into the alveolus।
right? So this is external respiration occurring through diffusion. Oxygen का movement from alveoli to the blood by the process of diffusion. So if you guys keep sharing your presentations, तो इसमें आप ही का लॉस है, because जो चीजें दिमाग में आती हैं ये रिज्यूम करने के चक्कर में सब दिमाग से निकल जाती हैं. External respiration इतना समझ में आया? It is the movement of oxygen from the alveolus to the blood by the process of diffusion. Because alveoli में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है. सो इसमें ऑक्सीजन का मूवमेंट हुआ है फ्रॉम द एल्वेoli टू द ब्लड. कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट ब्लड से बाहर, कहाँ? एल्वेoli में. सो ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम द टिश्यूज has higher concentration of carbon dioxide than the air in the alveoli. So the pulmonary capillary blood gives up carbon dioxide. The blood leaving the lungs is oxygen rich and carbon dioxide poor. So this is, ये तो हम देख रहे थे, it is the respiratory membrane, it is the alveoli and this is the blood. हमने देखा कि alveoli में ऑक्सीजन ज्यादा था, तो डिफ्यूजन से alveoli की ऑक्सीजन कहाँ आ गई? ब्लड में. ब्लड में क्या ज्यादा था? कार्बन डाइऑक्साइड. सो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से डिफ्यूज हो गया हियर. ठीक है, तो ऑक्सीजन, ब्लड ने ऑक्सीजन ले लिया, अपने अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो दे दिया. तब जब यहाँ से ब्लड जो आ रहा है दैट इज, उसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड कम है. इसीलिए देखो ये जो आ रहा है ब्लड, ऊपर से इट इज ब्लू इन कलर, लेकिन जो निकल रहा है इट इज रेड इन कलर. मतलब वो आए हैं यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड की तरह और यहाँ पे जा रहे हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड की तरह. गैस ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट हुआ? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड इज थ्रू अटैचिंग इट टू द हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन से अटैच होकर के ट्रांसपोर्ट होता है इनका. कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? थ्रू द प्लाज्मा. ऑक्सीजन भी थोड़ा अमाउंट प्लाज्मा के थ्रू होता है बट मेनली बाय हीमोग्लोबिन. कार्बन डाइऑक्साइड इज थ्रू प्लाज्मा, is forming as bicarbonate ion. So a small amount is carried inside the red blood cells on hemoglobin but at different binding sites than those of oxygen. अब यहाँ पे देखो बाइकार्बोनेट की तरह ये ट्रांसपोर्ट होता है. इसीलिए जब हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है या किसी पेशेंट में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है तो उसका पीएच ऑटोमेटिकली एसिडिक हो जाता है. वो बाइकार्बोनेट है तो इट विल बिकम मोर, the pH will increase होगा तो क्या बनेगा? एसिडिक या अल्कलाइन? अल्कलाइन. So बाइकार्बोनेट इंक्रीज हुआ, अगर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करेगा तो HCO3 इंक्रीज करेगा, HCO3 इंक्रीज करेगा तो इट विल बिकम मोर, it will increase, so that means the pH will become alkaline. इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल देखा हमने कैसे ऑक्सीजन आया, कैसे ऑक्सीजन. इंटरनल रेस्पिरेशन इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल्स. It is opposite to air that is occurring in the lungs. The carbon dioxide is diffusing out to the blood and the oxygen is diffusing from the blood into the tissues. मतलब जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन अब टिश्यूज को मिल रहा है और टिश्यूज के अंदर जो ऑक्सीजन था वो ब्लड के अंदर जा रहा है. जो लंग्स में होता है उसका ऑपोजिट, राइट? ब्लड जो हमारा पल्मोनरी कैपिलरीज के थ्रू आया था दैट वाज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ने अपना ऑक्सीजन टिश्यूज को दिया, टिश्यूज के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया. रेस्पिरेशन है ना, इसको भी कुछ न्यूरल फैक्टर्स रेगुलेट करते हैं.
और कुछ केमिकल फैक्टर्स रेगुलेट करते हैं। केमिकल फैक्टर्स क्या, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो गया या ऑक्सीजन कम हो गया, ये सारे कुछ केमिकल फैक्टर्स हैं जो कि रेगुलेट करेंगे रेस्पिरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करेगा तो ब्रीदिंग बढ़ेगी या कम होगी? हमें कार्बन डाइऑक्साइड वॉश करने के लिए हम रेस्पिरेशन को, अपने ब्रीदिंग को इंक्रीज करेंगे, बिकॉज टू वॉश आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में वॉश आउट करना चाहते हैं, इसलिए रेस्पिरेशन विल इंक्रीज। ऑक्सीजन कम है तो क्या करेंगे? ब्रीदिंग बढ़ाएंगे, कम करेंगे? हम कम करेंगे। अगर ऑक्सीजन कम तो ब्रीदिंग कम करेंगे तो फिर नाम नाम हो जाएगा। हम बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे। Increase करेंगे। So neural regulation of respiration. The activity of respiratory muscles is transmitted to the brain by phrenic and intercostal nerves. जो रेस्पिरेटरी मसल्स में जो काम हो रहा है, जो एक्टिविटी है, वो कौन सी नर्व्स लेके जा रही है ब्रेन में? फ्रेनिक एंड इंटरकोस्टल नर्व्स। सो न्यूरल सेंटर्स रेगुलेट करते हैं या कंट्रोल करते हैं रेट एंड डेप्थ। इनके सेंटर्स कहाँ है? मेडुला में। न्यूरल सेंटर्स कहाँ प्रेजेंट है? मेडुला में प्रेजेंट है। क्या कंट्रोल कर रहे हैं? रेट एंड डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेशन। द पॉन्स, हमें पता है मेडुला, पॉन्स, मिडब्रेन क्या है? यस मैम। पॉन्स appears to smooth out the respiratory rate. ज्यादा है, कम है, क्या है, उसको स्मूथ करेगा दी पॉन्स। The normal respiratory rate, that is it is around 12 to 15 respirations per minute. Normal क्या है? It is 12 to 15 respirations per minute. And tachypnea क्या होगा? It is increased respiratory rate. Increased respiratory rate often due to extra oxygen needs. जब बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो, हमें ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो हम टैकेप्निया करते हैं। It is not hypernia. Hypernia भी बोलते हैं because हाइपर हो रहा है, एक्सेस हो रहा है, पर करेक्ट टर्म इज टैकेप्निया। नॉर्मल कितना है? 12 to 15. 15 से बढ़ जाए तो टैकेप्निया। क्या ब्रेडिप्निया भी होता है? क्या ये नॉर्मल से कम भी हो सकता है? यस मैम। क्या बोलते हैं? वेरी रेयर। कोई सेंट्रल हो, पॉन्स की लीजन हो, इन्फेक्शंस है, तो इंक्रीज कर जाएगा। 60 से 20। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ। क्या-क्या फैक्टर्स हैं? इट इज द बॉडी टेम्परेचर, अगर इंक्रीज कर जाए, एक्सरसाइज में, बोलने में, कफ में, या हम अपने आप ही कॉन्शियसली इंक्रीज कर सकते हैं, और कुछ इमोशनल फैक्टर्स में। केमिकल फैक्टर्स, द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, ये मैंने बताया कि कैसे रेगुलेट करता है। इट इज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड एज द मेन रेगुलेटरी केमिकल फॉर रेस्पिरेशन। सो मेन केमिकल इज द कार्बन डाइऑक्साइड। इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस द रेस्पिरेशन। द चेंजेस इन द कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाके काम करता है? ऑन द मेडुला। अब ये क्या है? COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अब हमने बेसिक जाना है, अब इसके बारे में कुछ बीमारी देखते हैं। COPD इज ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, मतलब लंग्स में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। क्या क्या हो सकता है? बिकॉज ऑफ एम्फाइसीमा, एस्मा, या फिर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। इसमें देखो, दीज आर द हेल्दी एल्वुलाई, दीज आर वेरी पिंकिश, ठीक है, दीज आर हेल्दी। हेल्दी से देखो ये कैसे हो गए हैं? फाइब्रोज्ड, थिक, excess mucus, destruction of the alveolar walls. COPD में ये alveolar walls की thickening हो जाती है, bronchioles thick हो जाते हैं, narrow हो जाते हैं, alveolar walls का destruction हो जाता है। Major causes of death and disability in the United States. Tobacco smoke या air pollution, it can cause continual bronchial irritation, मतलब बार-बार bronchial का irritation हो रहा है, inflammation हो रहा है, या फिर जो लंग्स का इलास्टिक टिश्यू है, दैट
inflammation और टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू का ब्रेकअप होता है, दैट इज एम्फाइसीमा। एरिया ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन्फेक्शंस होगा, रेस्पिरेटरी फेलियर एयर फ्यूजन हो जाए जिसकी वजह से प्रॉपर ब्रीथिंग है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाए, नॉर्मल ब्रीथिंग होगी वो रेस्ट्रिक्ट हो जाए। रेस्पिरेटरी नॉर्मल हमें क्या करते हैं, माय नॉर्मल साउंड इज वेसिकुलर, that will be vesicular. Soft sounds of air filling. Sounds are monitored by slide. साउंड से सुनते हैं, स्टेथोस्कोप से सुनते हैं। नॉर्मल हमें क्या मिलती है, ब्रोंकियल वेसिकुलर। दो तरीके की साउंड होती है, ब्रोंकियल या वेसिकुलर। अगर लार्ज एयरवेज पे सुनेंगे तो हमें ब्रोंकियल साउंड मिलेगी। नॉर्मली हमें क्या मिलती है, वेसिकुलर साउंड्स मिलती हैं। इट इज बिकॉज ऑफ द मफलिंग। एल्विलाई में जो एयर फिल एल्विलाई है वहां पे हमें उसकी वजह से वेसिकुलर ब्रीदिंग साउंड मिलती है। एडेड लंग साउंड्स होती हैं जैसे कि क्रैकल्स, ब्रोंकाई या व्हील्स। क्रैकल्स आर हाई पिच्ड, इंस्पिरेशन के टाइम पे मिलता है। It is not clear sound. What is ronchi? Ronchi is rumbling or sound. It is like a snore and it may clear with coughing. It is a continuous sound. What is wheeze? It is a musical noise during inspiration or expiration, usually louder during the expiration. So this is the added sounds. ये नहीं मिलने चाहिए। नॉर्मली हमें एक नॉर्मल वेसिकुलर साउंड मिलना चाहिए। These are added sounds. इसके अलावा अगर प्लूरा का इन्फ्लेमेशन हो जाए तो तब हमें प्लूरल रब भी मिल सकता है, रबिंग ऑफ द प्लूरा की वजह से। सो दीज आर द रेस्पिरेटरी साउंड्स। थैंक यू।